अपने मध्य में माननीय रामलाल जी, आप संघ के प्रचारक हैं, अनेक दायित्व अपने पास रहे। अभी वर्तमान में अपना अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख का दायित्व अपने पास है। अपने श्रीमान रमेश अग्रवाल जी, आप वायुसेना से सेवानिवृत्त हैं। सेवा भारती जो दिल्ली प्रांत है, उसमें दिल्ली प्रांत में सेवा भारती के अध्यक्ष के नाते से हम सबका मार्गदर्शन आप करते रहते हैं। अपने मध्य में श्रीमान चक्रेश जी, अपना जो ये सेवा भारती का एक प्रकल्प चलता है उसके आप वाइस चेयरमैन हैं, अपने मध्य में है। श्रीमान सुरेश खंडेलवाल जी, ये जयनारायण खंडेलवाल जी की स्मृति में जो आज ये हमारा कार्यक्रम हो रहा है, आप उसी परिवार से हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं। हमारे मध्य में हमारे एक इस स्कूल को सहयोग करते रहते हैं अपने नीरज गुप्ता जी। आप समाज के बहुत इस संकट के काल में समाज के लिए जो आपने सहयोग करा है, बहुत जिसको कह सकते हैं कि जिस समय आवश्यकता थी समाज को राशि की, तो उस समय पर नीरज जी ने पीएम केयर फंड में एक अच्छा सहयोग राशि देकर समाज को सहयोग इस प्रकार से करा। आज अपने मध्य में उपस्थित हैं। हमारे विद्यालय के वो भी समय समय पर आप सहयोग करते रहते हैं। मैं अपने अतिथियों से आए हुए निवेदन करूंगा एक बार कि दीप प्रज्वलन के लिए अपने प्रबंधक जी के साथ दीप प्रज्वलन के लिए एक बार कैमरा पीछे करो। ओमकार मिश्रा जी हैं, जो कि यहाँ की प्रबंधक कमेटी के सदस्य हैं और एक लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो हम इनकी सेवा की ये किस प्रकार सेवा देते हैं और क्या कार्य करते हैं, हम थोड़ा जानेंगे और आज के कुछ कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। स्वागत है आपका मेरी दिल्ली मेरी शान के अंदर, और हमें बड़ा अच्छा लगा कि आज हम आपके समक्ष हैं इस पावन पर्व पर। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई, आपको भी बधाई। सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? थोड़ा तेज बोलिए। ये मैं ओंकार नाथ मिश्रा, इस सेवाधाम विद्या मंदिर प्रबंधन समिति का सदस्य हूँ। ये कार्यक्रम की जो योजना रचना बनी वो इसलिए बनी कि स्वावलंबी अपना ये केंद्र कैसे बने। जब यहाँ पे कोरोना काल था तो यहाँ 300 विद्यार्थी फंसे हुए थे, ये अपने घर जा ही नहीं पाए, और इनके और जो दानदाताओं के बल पे चलता है पूरा केंद्र, और दानदाताओं की भी हालत ख़राब हो गई। तो उसमें ये हुआ कि इसको स्वावलंबी बनाया जाए। तो मेरे समिति में निर्णय ये हुआ कि जो प्रमुख दानदाताएं हैं उनको नंबर ऑफ़ हैंड्स बढ़ाए जाएं। इसलिए ये किया गया कि बजाय वार्षिकोत्सव मनाने के इसका एक छोटा स्वरूप बनाया जाए, 26 जनवरी मनाया जाए। जो प्रमुख दानदाता हैं, जो इससे स्नेह रखते हैं, बराबर करते आए हैं, और बीच में वो ऐसा लगा कि अब आना जाना थोड़ा कम हो गया, तो उनकी गतिविधियां बढ़ाई जाए, इसको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की योजना रचना बनाई गई। और इस योजना में जो पूर्व छात्र परिषद है उनको भी आह्वान किया गया, जो यहाँ के पूर्व दानदाता थे उनको आह्वान किया गया, और अपने श्रीमान स्वर्गीय जयनारायण खंडेलवाल जी का परिवार शुरू से ही लगा रहा इसके बनाने में, निर्माण में, और तो उनके परिवार का सानिध्य और सहयोग मिला, और उस तरह से ये योजना बनी कि जो हमारे प्रमुख दानदाता हैं या जो हो सकते हैं उनको बुलाया जाए, उनको आह्वान किया जाए, वो आएँ। सेवाधाम दर्शन का कार्यक्रम इस तरह से किया गया और यह एक सफल आयोजन बनाया गया। ऐसा ये थे हमारे साथ मिश्रा जी, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब हमारे पास यहाँ की लंबे समय से सहयोग दे रहे हैं, अब हमारे साथ आ रहे हैं। मैं हूँ गोपाल राजपूतकरण, मेरी दिल्ली मेरी शान की खास रिपोर्ट में आज मैं आपका स्वागत करता हूँ सेवाधाम से। हमारे साथ रविंद्र मोहन शर्मा जी हैं, जो कि बहुत बड़े शिक्षाविद हैं और प्रबंधक हैं यहाँ के। आज
गणतंत्र दिवस के अवसर पर बुद्धिजीवियों का यहाँ महाकुंभ लगा हुआ है। जानेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषताएं, क्या कार्य हैं। स्वागत है सर आपका मेरी दिल्ली मेरे संग परिवार में। तो सर आज हम गणतंत्र दिवस को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज मुझे लग रहा है कि यहाँ बुद्धिजीवियों का महाकुंभ जैसे हुआ है, एक से बुद्धिजीवी यहाँ पे हैं। क्या अवसर है, क्या जाने, किस विषय को लेकर? सेवाधाम के बारे में ये कहा जाता है, सेवाधाम के बारे में कि हमारे जो धाम है उसमें एक अतिरिक्त धाम सेवाधाम भी है। और सेवाधाम में जो कार्य हो रहा है वो वास्तव में राष्ट्रहित का कार्य हो रहा है। जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, तो इसमें भी ये ध्यान, और जो छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर ये जम्मू कश्मीर, उसमें भी ये ध्यान रखा जाता है कि उन बच्चों का हम चयन करते हैं कि यानी कि वो उस क्षेत्र जो पिछड़ गए और उसमें भी जो ज़्यादा क्षेत्र पिछड़ गए, यानी कि जैसे हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में हम कलकत्ता का बच्चा नहीं लेते हैं, पीछे एक सुंदरबन जगह है। और यदि आसाम की बात करें तो गुवाहाटी का नहीं लेते हैं, पीछे एक हॉपलोंग जगह है। तो सब मिला कर के कहें तो यहाँ ट्राइबल बच्चे 90% बच्चे ट्राइबल्स एरिया के आते हैं और ट्राइबल्स बच्चे हैं। और उसके जैसे पटना में नहीं लेना, बिहार का मोतिहारी, कटिहार ऐसे स्थान है जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है। हमारे पास बच्चा लेने की दो आहर्ताएँ हैं। एक तो ये कि वो गरीब होने चाहिए, और सिर्फ गरीब ही नहीं है, उसके अलावा मेधावी भी होना चाहिए। तो 5वीं तक की शिक्षा का प्रबंध ना करके हम 5वीं का पेपर लेते हैं वहाँ, और उसमें से जो हमें मेधावी लगते हैं कि वो आगे मतलब वो उनको टैलेंट तो है लेकिन वो टैलेंट किल हो जाएगा, तो ऐसे बच्चों को छांट करके उनका फिर यहाँ पर हम 6ठी से 12वीं तक का शिक्षा का प्रबंध करते हैं। लेकिन मात्र शिक्षा का प्रबंध नहीं है, वो प्रबंध वो यहाँ रहते भी हैं, उनका भोजन, उनका कपड़े, उनका स्टेशनरी, उनका हर तरह का प्रबंध। जैसे कि परिवार में हम 2 बच्चे पालते हैं तो बच्चे के यदि जुराब फट गई तो वो माँ बाप से कहेगा। यहाँ उनके माता पिता सेवा भारती है और वो बच्चा हमसे कहता है, उसकी सब ज़रूरतें पूरी होती हैं। यहाँ तक कि बच्चा यदि बीमार हो जाता है तो उसका इलाज भी हम ही कराते हैं। ऐसे भी कई मौके आए कि बच्चे का ऑपरेशन कराना पड़ा, तो उनके माता पिता की अनुमति लेकर के वो भी हमने कराया। यानी उसका जो खर्चा है ऑपरेशन का वो भी आप ही उठाए? हाँ, वो सारा खर्चा वो सेवा भारती के द्वारा ही उस खर्चे का वहन होता है। और उसके लिए सेवा भारती तो एक साधन है, एक माध्यम है, लेकिन वो आता कहाँ से? हम सरकार से कोई पैसा कभी नहीं लिया है। 32 वर्ष से ये कार्य चल रहा है। ईश्वरीय कार्य के लिए समाज का योगदान ही हमारा मूल स्रोत है। तो आज जैसे कार्यक्रम हुआ तो इसमें जो भोजन का खर्चा है वो एक खंडेलवाल जी परिवार है वो दे रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी बहुत लोगों ने भी संकल्प लिया है कि भी मैं इसके लिए इतने बच्चों को गोद लूँगा, तो अभी जो वर्तमान बजट है उसमें 55,000 रुपया एक बच्चे के ऊपर खर्च हो रहा है। हो सकता है अगले वर्ष थोड़ा और बढ़ जाए, पहले 51,000 रुपये खर्च हो रहा था। ऐसे महंगाई बढ़ती है तो वो बढ़ता है, लेकिन अब 55,000 हो रहा है। तो कई ऐसे हैं दानदाता बंधु जो कहते हैं कि मेरी तरफ से 5 बच्चों का खर्चा मैं दूंगा, और ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं 1 मैं दूंगा। ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम 4 लोग मिलकर एक बच्चे का खर्चा देंगे। तो इस तरह के समाज के योगदान के द्वारा ही ये सब सेवाधाम चल रहा है। ये सेवाधाम यहाँ 7 एकड़ ज़मीन के अंदर है और इसके अंदर बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। हमारे बच्चे खेल में बहुत अच्छे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक के बच्चे हमारे पास हैं। और ये जो आज कार्यक्रम हुआ इसके लिए हमने कोई ऐसा मेंटर नहीं रखा कि मंचीय कार्यक्रमों के लिए कोई कोरियोग्राफर रखा हो। अभी आपने देखा वो टैंक और हवाई जहाज जो बनाए हुए थे वो बच्चों ने ही बनाए हैं, कहीं से बाहर से कहीं। ये बच्चों की उनकी वह है, उनकी जो कला है कि उनका माइंड जो है ना वो इनोवेटिव है। तो वो अपने उनको हम स्वतंत्रता देते हैं काम करने की, और यही नहीं उनको मैनेजमेंट स्किल भी सिखाते हैं। तो जो यहाँ काम हो रहा है वो मैनेजमेंट के पार्ट बना दिए, जैसे रसोई घर है, जैसे खेल कूद का है, मैदान के बारे में है। बहुत सारे आयाम होते हैं किसी प्रकल्प को चलाने के लिए। उन प्रकल्पों के आयाम में बच्चे की सहभागिता है, वो निर्णायक क्षमता उसकी बढ़े, इसलिए निर्णय करना है तो उसको भागीदार बनाया जाता है।
तो वो बच्चा जो है अभी कम आयु में ही परिपक्वता की तरफ चलता है। ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए मुर्गा बन जाओ, डांट या डंडा, इसका इस्तेमाल कभी नहीं होता। वो बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड हो, इसके लिए हमें उनको प्रयास करते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं। 1-2 वर्ष के लिए कठिनाई होती है, लेकिन जैसे छठी के अंदर क्या कठिनाई होगी कि बच्चा आएगा तो उसको हिंदी आती नहीं है। अब वो बच्चा जो नागालैंड से आया, उसको वहाँ की स्थानीय भाषा आती है। अरुणाचल ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर थोड़ी देर बाद ही भाषा बदल जाती है। एक ही गांव में 6 भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, तो वो बाहर निकला ही नहीं है कभी भी, उसे कुछ नहीं आता, हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती। तो छठी में हमें कठिनाई होती है, बच्चे को भी बड़ी कठिनाई होती है। और यहाँ एक विचित्र बात है कि हम 2 महीने के लिए बच्चे को गांव भेजते हैं उसके माँ बाप के पास, लेकिन जब बच्चा अपने गांव जाता है, जब छठी में आता है तो वो रोता है, थोड़े दिन रोता है, 1-2 महीने बाद सेट हो स्वाभाविक है, बच्चा है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा जब 2 महीने की छुट्टी करते हैं, उसको घर जाना होता है, तो हम उसकी रिटर्न टिकट कराते हैं, क्योंकि वो इतने गरीब हैं कि यदि वो चला गया बच्चा तो वापस नहीं आएगा। तो जब रिटर्न टिकट कराते हैं और उसको भेजते हैं, यहाँ छोड़ने का प्रबंध करते हैं, तो जाते हुए भी रोता है, उसको इतना लगाव हो जाता है। अपने माता के पिता के पास जा रहा है तो उसे तो प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि वो इसी को अपना घर परिवार समझ बैठा है। यहाँ पर जो अध्यापक हैं, वो अध्यापक भी पढ़ाते के लिए सिर्फ अध्यापक का रोल नहीं कर रहे हैं, वो अभिभावक का रोल भी कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे इस प्रकल्प में कुछ लोग तो राशि के रूप में यहाँ पर सहयोग करते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि राशि के रूप में नहीं करके वस्तु के रूप में करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें कि जो अपने के पास समय है और वो समय देते हैं और उसके बदले में वेतन नहीं लेते जी, यानी कि श्रमदान मतलब जैसे उनमें मैं एक हूँ सिर्फ, मतलब मैं रिटायर हो गया हूँ। मैं BSES में हुआ करता था, वहाँ मैं DGM था। रिटायर होने के बाद में पेंशन मिल जाती है, तो मेरे पास समय पर्याप्त, पूरा जीवन यानी कि समर्पित कर दिया आपने। हाँ, तो मेरे को यहाँ 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष से मैं सवेरे आ जाता हूँ 7-8 बजे और 7-8 बजे घर जाता हूँ। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो रात को यहाँ सोने की तो यहीं सो जाते हैं। तो ये कार्य मैं तब कर पाता हूँ कि मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है और वो परिवार मुझे सहयोग करता है, अनुमति देता है, नहीं तो उसके बिना बड़ी कठिनाई है, नहीं कर सकते। और ये मैं ऐसा अकेला नहीं हूँ, सेवा भारती के पास ऐसे वानप्रस्थी जीवन जीने वाले ऐसे बहुत बड़ी संख्या। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा था कि वानप्रस्थ का जीवन होना चाहिए अगर आप स्वस्थ रहें तो, लेकिन आज की जो जीवनचर्या कुछ आप समझ पा रहे हैं। हाँ, वो यूरोपीय संस्कृति के प्रभाव के कारण हमने जो अपने 16 संस्कार हैं उनको छोड़ दिया। अब मैंने जीवन के जो 4 आश्रम थे उनमें से संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ को तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो बस गृहस्थी में ही सब फंस के रह गए हैं। लेकिन यदि इसकी तरफ दोबारा लौटना है तो अपने आप को ही तो अनुकरणीय बनाना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि औरों को उपदेश देते रहें लेकिन जो हम कुछ ना करें। हाँ, उपदेश का भी तब लाभ होता है कि भी हम स्वयं करके दिखाएं। तो इस तरह से ये कार्य अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन हाँ, इसका हमारी कमजोरी क्या है, मैं एक कमजोरी वाला पक्ष बताता हूँ। हम यदि सेवाधाम में ये प्रकल्प कोई और ने चला रहा होता तो ये प्रकल्प के बारे में बहुत लोग जानते, लेकिन अभी पूरी दिल्ली भी इतने 32 वर्ष से होने वाले कार्य को नहीं जानती, क्योंकि मीडिया का फोकस ही नहीं है। जी, मीडिया कहाँ, अब भारत का मीडिया कहाँ जाएगा जहाँ कोई दुर्घटना हो जाए, और यहाँ नेगेटिविटी की तरफ सोचे। और 32 वर्ष से इतना अच्छा ईश्वरीय कार्य हो रहा है, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है कि सेवाधाम के बारे में बताए। लेकिन हाँ, ठीक है, दीपक से दीपक जलता है। आप आए हैं, यहाँ इतने बंधु आए हैं, वो कहीं ना कहीं आगे चर्चा करते हैं और उस चर्चा में ही नहीं सर, मेरी दिल्ली मेरे साथ परिवार हमेशा भारतीय संस्कृति और भारतीयता के साथ रहा है। तो इसी नाते जो है ना, हम फिर यहाँ पर सेवा धाम में मतलब हमारा यही है कि आप आगे बताएं, वो आगे बताएं। हर एक व्यक्ति का एक प्रभाव क्षेत्र होता है। वो उसका परिवार हो सकता है, उसके पड़ोसी हो सकते हैं, उसके मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। वहाँ पर उसकी चर्चा करें कि एक अच्छा काम यहाँ होता है। वो यहाँ सेवाधाम दर्शन के लिए आज कार्यक्रम रखा था, ऐसे ये कार्यक्रम के रूप में रख दिया कि आएँ आज सेवाधाम दर्शन करें, लेकिन ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति कभी भी आए, उसका स्वागत होगा। मैं यहाँ पर उपलब्ध रहूँगा
मैं उसका अभिनंदन करने के लिए हमेशा रहूँगा। लेकिन मुझे कई बार जैसे यहाँ के काम से बाहर जाना पड़ता है तो वो मुझे फ़ोन कर लें, और यदि मैं नहीं भी हुआ तो यहाँ के स्टाफ, यहाँ के कर्मचारी, कार्यकर्ता जैसे ही हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उनका ऐसा अभिनंदन स्वागत यहाँ होगा। उनको ये लगेगा ही नहीं कि हम पराए घर में आए हैं, अपने घर में आए हैं। और जब हमारा परिवार बढ़ेगा तो हमें स्वाभाविक है प्रसन्नता होगी और हमारा काम थोड़ा हल्का ही होगा। जैसा कि ये थे रविंद्र मोहन शर्मा जी, इन्होंने बताया किस प्रकार सेवा भारती कार्यकर्ता और भारतीय संस्कृति को अगर आप अपनाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, दीर्घायु रहते हैं और बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को नाना दादा का आशीर्वाद जरूर मिलता है। और उसके पश्चात जो दूसरे ऐसे बच्चे हैं जिनके मतलब फिजिकली तौर पे जिनके आज दुनिया में नहीं है माता पिता, उनको भी इनका आशीर्वाद